नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल के S4 एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, मैंने ज्योग्राफी के पिछले वीडियो में प्रथम अध्याय को समझाया और उनसे संबंधित कुछ प्रश्नों का हल किया। आइए इस अध्याय में बाकी के प्रश्नों को हल करते हैं। दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में मानव भूगोल की प्रकृति के कुल 5 प्रश्नों को हल किया। यदि आपने अब तक नहीं देखा है तो उन्हें एक बार देख लें। यदि पिछली वीडियो को आप एक बार देख लेते हैं तो आज की वीडियो आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाएगी। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो आरंभ करते हैं। आज का पहला और इस अध्याय का छठा प्रश्न है, नियतिवाद या निश्चयवाद विचारधारा से आप क्या समझते हैं। दोस्तों, भूगोलवेताओं ने मानव भूगोल का अध्ययन करने के लिए कई विचारधाराओं का प्रतिपादन किया। उनमें से एक विचारधारा नियतिवाद या निश्चयवाद का विचारधारा है। मानव भूगोल के अध्ययन के निश्चयवाद या नियतिवाद विचारधारा का प्रतिपादन जर्मन के भूगोलवेता रेटजेल महोदय ने किया था। इस विचारधारा के अनुसार मानव के अपेक्षा पर्यावरण अधिक शक्तिशाली थी और मानव के द्वारा किए जाने वाले सभी कार्य पर्यावरण के द्वारा नियंत्रित होते थे। नियतिवाद विचारधारा के अनुसार मानव को निष्क्रिय तथा पर्यावरण को शक्तिशाली रूप में प्रस्तुत किया गया है। सातवां सवाल है, नवनियतिवाद या नवनिश्चयवाद विचारधारा से आप क्या समझते हैं। दोस्तों, नवनियतिवाद या नवनिश्चयवाद आधुनिक विचारधारा है। इस विचारधारा के प्रतिपादक भूगोलवेता ग्रिफिथ टेलर महोदय थे। उनके अनुसार प्रकृति एक निश्चित सीमा तक ही मानव को प्रभावित करता है और मानव भी अपनी ज्ञान, अपनी बुद्धि और अपनी तकनीक का प्रयोग कर एक निश्चित सीमा तक ही प्रकृति को प्रभावित कर सकता है। अर्थात इस विचारधारा के अनुसार न तो प्रकृति मानव को प्रभावित कर सकती है और न ही मानव कभी प्रकृति को प्रभावित कर सकता है। दोस्तों, भूगोलवेता ग्रिफिथ टेलर द्वारा दिया गया नवनिश्चयवाद का सिद्धांत न तो मानव को ज़्यादा महत्व देता है और न ही प्रकृति को ज़्यादा महत्व देता है। इनकी नज़र में दोनों एक समान है, दोनों एक समान ताकतवर है। इस अध्याय का 8वां सवाल है, संभावनावाद की विचारधारा पर टिप्पणी लिखें। संभावनावाद की विचारधारा के प्रतिपादक भूगोलवेता विडाल डिला ब्लास महोदय थे। इस विचारधारा के अनुसार प्रकृति से अधिक प्रभावशाली मानव को माना गया है। इसमें कहा गया है, मानव अपनी इच्छा के अनुसार पर्यावरण को परिवर्तित कर सकता है और प्रकृति द्वारा प्रदत्त संभावनाओं को अपनी इच्छा के अनुसार उपयोग कर सकता है। संभावनावाद की विचारधारा में मानव को पर्यावरण के नियंत्रण से मुक्त रखा गया है। आगे इस अध्याय में कहा गया है, नियतिवाद एवं संभावनावाद में अंतर स्पष्ट करें। दोस्तों, संभावनावाद एवं नियतिवाद एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत विचारधारा है। नियतिवाद विचारधारा प्रकृति को अधिक शक्तिशाली मानता है, जबकि संभावनावाद विचारधारा प्रकृति की अपेक्षा मानव को अधिक शक्तिशाली मानते हैं। नियतिवाद विचारधारा मानव को निष्क्रिय मानते हैं तथा प्रकृति द्वारा नियंत्रित मानते हैं, जबकि संभावनावाद विचारधारा मानव को सक्रिय मानते हैं और प्रकृति के बंधनों से मुक्त मानते हैं। प्राचीन विद्वान अरस्तु, हेरोडोटस, रेटजेल तथा काम्ट जैसे विद्वानों ने नियतिवाद विचारधारा का समर्थन किया, जबकि आधुनिक विद्वान लुसियन फेब्रे, विडाल डिला ब्लास जैसे विद्वान ने संभावनावाद विचारधारा का समर्थन किया। दोस्तों, नियतिवाद विचारधारा के अनुसार प्रकृति का मानव के सभी कार्यों पर नियंत्रण होता है, जबकि संभावनावाद विचारधारा के अनुसार मानव स्वतंत्र है, अर्थात प्रकृति का मानव के किसी भी कार्यों पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं होता है। इस प्रकार इन सभी बिंदुओं पर विचार करने पर हम देखते हैं नियतिवाद एवं संभावनावाद विचारधारा एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। दोस्तों, इस अध्याय का 10वां सवाल है, मानव विकास सूचकांक क्या है। मानव अर्थात व्यक्ति, विकास अर्थात विकास और सूचकांक मतलब उसकी सूची। दोस्तों, मानव के आर्थिक विकास की माप करने एवं दूसरे देश के नागरिक से इसकी तुलना करने हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा राष्ट्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत बनाया गया एक सूचक मानव विकास सूचकांक है। विभिन्न देश के लोगों के शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन स्तर की तुलना कर उनके विकास के स्तर को मापने तथा दूसरे देश के लोगों के साथ इसकी तुलना करने के सूची को मानव विकास सूचकांक कहते हैं। किसी देश के आर्थिक विकास का माप करने के लिए एकमात्र सूचक मानव विकास सूचकांक है।
दोस्तों, मानव विकास सूचकांक में भारत दुनिया के 127वें नंबर पर है। इस अध्याय का 11वां सवाल है, मानव भूगोल के अध्ययन के कल्याणपरक विचारधारा के विशेषताओं को लिखें। दोस्तों, अब तक यदि आपने मेरे YouTube चैनल KS4 एजुकेशन पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। आइए इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। मानव भूगोल के अध्ययन के कल्याणपरक विचारधारा की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। इस विचारधारा का विकास 1970 के दशक में हुआ। दोस्तों, कल्याणपरक विचारधारा में अध्ययन का मुख्य आधार कौन, कहाँ, क्या और कैसे है। इस विचारधारा के अंतर्गत समानता, निर्धनता, अभाव, झुग्गी बस्ती का अध्ययन किया जाता है। दोस्तों, मानव विकास के कल्याणपरक विचारधारा के अंतर्गत लोगों के आवास, शिक्षा, गरीबी जैसे मुद्दों को शामिल किया जाता है, और अंत में इन सभी बिंदुओं से जानकारी एकत्रित कर उसे हल करने का प्रयास किया जाता है। दोस्तों, अभी आप लोगों ने पढ़ा बिहार बोर्ड के इंटर क्लास के भूगोल के प्रथम अध्याय मानव भूगोल की प्रकृति के प्रमुख प्रश्न और उत्तरों को। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में मैं इस विषय के दूसरे अध्याय के साथ आपके बीच पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।